द्वितीय विश्व युद्ध ने अपने कई निशान छोड़े। इसके परिणाम ने एक नए युद्ध को जन्म दिया था। यह युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि विचारधाराओं से लड़ा जाने वाला था। इस युद्ध को शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा गया। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां पर दो देश आपस में न लड़कर अपनी विचारधाराओं के ज़रिए, अपनी अर्थव्यवस्था के ज़रिए और अपने सहयोगियों के ज़रिए ये साबित करना चाहते थे कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर जॉन डलेस फास्टर हो या फिर यहाँ पर हो जोसेफ स्टालिन, इन दोनों की प्रतिद्वंदिता ने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और फिर 1985 से 1991 तक शीत युद्ध की समाप्ति हुई, जहां पर मिखाइल गोर्बाचेव जो रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी उदारवादी नीतियों के चलते रूस को काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का काम किया। लेकिन जो जॉन फास्टर डलेस जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और जो सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन थे, इन लोगों की जो अलग अलग प्रतिद्वंदिता थी और इनकी नीतियाँ थी, इन्होंने कोल्ड वॉर को उस कंडीशन में पहुंचा दिया जहां पर न केवल ये दोनों समस्याओं में घिरे हुए थे, बल्कि इन दोनों के वजह से इराक ईरान जैसी समस्या भी और इनका युद्ध भी हमारे सामने निकल कर आते हैं। आइए देखते हैं कि इस शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या परिणाम निकला, क्या प्रभाव पड़ा। हम इससे पहले शीत युद्ध की समाप्ति के क्या प्रभाव विश्व स्तर पर रहे और बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियोस बना चुके हैं। आप चाहें तो M4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। विश्व का दो गुटों में विभाजित हो जाना, क्योंकि यहाँ पर एक साम्यवादी विचारधारा थी तो दूसरी पूंजीवादी विचारधारा थी। कुल मिलाकर ये विचारधाराओं की लड़ाई थी और यहाँ पर दोनों ही सिद्ध करना चाहते थे कि विश्व में सबसे बड़ी जो और सम्मानित विचारधारा है वो साम्यवाद है। अमेरिका भी यही साबित करना चाहता था कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पूंजीवादी विचारधारा का है। इसके चलते इन लोगों ने न केवल एक दूसरे के ऊपर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया, बल्कि इन लोगों की चपेट में कई देश भी आ गए। तो यहाँ पर विश्व दो गुटों में बढ़ गया था और विश्व का ध्रुवीकरण हुआ। इस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही विश्व एक विश्व बन पाया, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व बन पाया। आणविक युद्ध की संभावना, यानी कि 1944-45 के दौरान अमेरिका ने सबसे पहली बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया था द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में। लेकिन यहाँ पर परमाणु युद्ध का खतरा यहाँ पर विश्व के सामने फिर से आ गया था, क्योंकि जो खाड़ी देश थे, जो इराक ईरान का समस्या यहाँ पर चल रही थी, वहाँ पर एक तरफ से उन्हें सपोर्ट कर रहा था रसिया और एक तरफ से सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। और जो इराक है, इन्हें हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा था रूस। तो यहाँ पर इन दोनों के चलते एक को हथियार दे रहा था रूस और एक को हथियार दे रहा था अमेरिका। तो इन दोनों के चलते यहाँ पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल होने की संभावनाएं बन गई थी और यहाँ पर एक परमाणु संकट से विश्व जूझने वाला था। हालांकि इससे काफ़ी समस्याओं के चलते इससे बचा जा सका। आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया। आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा। अमेरिका और रूस के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड के युग में रह रहे हैं, यानी कि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। एक छोटी सी घटना और न जाने कब रूस एक दूसरे के साथ भिड़ जाए और इनके गुट भी आपस में भिड़ जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए, और जो विश्व को एक बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ज़्यादातर देश परमाणु संपन्न हो चुके थे। सैनिक संधियों तथा एवं सैन्य गठबंधनों का बाहुलता। यहाँ पर नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे विभिन्न संगठन बन चुके।
इन सैनिक संगठनों के निर्माण के चलते, इन सैनिक संधियों के चलते निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। यही कारण है कि इन जैसी यानी कि कोल्ड वॉर से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, जहां पर 120 से ज़्यादा देश 2018 तक जुड़ गए और सैनिक संधियों से बचना ही इन गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य था। लेकिन ज़्यादातर देश इनसे नहीं बच पाए और सैनिक संधियों की चपेट में आ गए और इन सैनिक संधियों ने भी विश्व में एक गर्म लहर सी फैला दी, जो युद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकती थी। इसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण से स्पष्ट है कि शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ लिया जाता है दुनिया को दो भागों में विभाजित करना। एक हिमा देवताओं का है, दूसरा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ हैं सफ़ेद भेड़ें। इसके मध्य कुछ भी नहीं है। जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारा विरोधी है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकीकरण हो गया। यहाँ पर ये कह दिया गया है कि अगर आप हमारे गुट में नहीं हो तो आप हमारे विरोध में हो। भले ही कोई कितना ही तटस्थ रहने की बात क्यों ना कहे, लेकिन अगर वो उनके गुट में नहीं है तो विरोधी है। अगर वो विरोधी है तो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के वैश्विक यांत्रिकीकरण ने एक अलग प्रकार के तनाव को जन्म दिया और इससे विश्व शांति अस्थिर होने का खतरा बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। यहाँ पर सैन्य संधियों ने और सैनिक गठबंधनों के कारण, सैनिक संगठन के जन्मों के कारण यहाँ पर सैनिक पृष्ठभूमि और सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हो रहा था और यहाँ पर शांति की स्थिति दुर्बल से दुर्बल होती जा रही थी। इसके बाद में देखिए संयुक्त राष्ट्र का शक्तिहीन होना। आप सभी जानते हैं कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसके स्थायी सदस्यों में चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है। अब इनमें से ज़्यादातर देश जैसे रूस और चीन हो या साम्यवादी खेमे में हैं, बाकी 3 जो है वो पूंजीवादी खेमे में हैं। तो इसके चलते परिणाम ये हुआ कि जो परमानेंट सदस्य है उन्हीं के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा है। तो फिर यूनाइटेड नेशन कर ही क्या सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को चलाने में ज़्यादा हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है, ज़्यादा शेयर इन्हीं देशों का है, अमेरिका का है, रूस का है, जिसके चलते यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा इस लंबे समय तक चले कोल्ड वॉर को रोकने में। अगला बिंदु आता है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। यहाँ पर इन दोनों के संघर्षों के बीच में जो दुनिया में अर्धविकसित देश है, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता जैसी अनेक समस्याओं के निदान के लिए यथासंभव कार्य नहीं हो सका, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है, प्रमुख संस्थाएं हैं, वो तो इनके इशारों में चल रही थी। अगर कोई देश रूस का समर्थक है तो वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी भुखमरी क्यों ना हो, वहाँ पर कोई अच्छे काम नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशन वहाँ पर कोई अच्छे काम करने नहीं जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश उसे रोक लेंगे। अगर कोई पूंजीवादी देश है और बहुत ज़्यादा गरीब है तो साम्यवादी देश वहाँ पर कुछ बेहतर काम नहीं करने देंगे। इसके चलते इन दोनों के कोल्ड वॉर ने, शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को, विश्व अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का काम किया। उपयुक्त सभी परिणाम शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कतिपय सकारात्मक परिणाम भी पड़े हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम, शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। ये तीसरी दुनिया क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी आपको एमए 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तृतीय था, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिकी उन्नति, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला, यानी कि देश आपस में मिलजुल कर रहने की भावना को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे। चौथा था, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित कर दी गई।
क्योंकि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य थे और वो फैसलों को बदल भी सकते थे और बार बार वीटो पावर के ज़रिए राजनीति को प्रभावित कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात करें महासभा की, तो महासभा में विश्व के लगभग सभी 193 देश थे और 194 देश मिलकर जब कोई निर्णय लेते थे तो उसमें वैश्विक सहमति थी। और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता था कि इस तरह महासभा के फैसलों से ऐसे कोई फैसले नहीं निकलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में नुकसानदायक होंगे। पांचवा ये था कि राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ, यानी कि अब जो इनकी विदेश नीति थी वो अब आदर्शवाद या फिर एक काल्पनिक विदेश नीति न होकर अब एक यथार्थवादी विदेश नीति के रूप में होने लगी थी। छठवां ये था कि शीत युद्ध में शांति संतुलन की स्थापना हुई, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से ज़्यादातर देश तटस्थ हो चुके थे और अब यहाँ पर बहुत कम देश बचे थे और उन देशों की जब आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाने लगी तो धीरे धीरे वे शीत युद्ध की समाप्ति की ओर गए और यहाँ पर एक वैश्विक शांति संतुलन की स्थापना की ओर वे अग्रसर हुए। यहाँ पर हमने न केवल शीत युद्ध के प्रभाव देखे बल्कि हमने शीत युद्ध के कुछ गिने चुने लाभ या फिर सकारात्मक परिणाम भी देखे जो वैश्विक स्तर पर पहुँचे। और भी वीडियोस को आप MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप अपने सिलेबस के अनुसार टॉपिक्स को देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक आपको 3rd सेम की प्लेलिस्ट में मिले, 2nd सेम की प्लेलिस्ट में मिले, क्योंकि MA के चारों सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी ताकि आप अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।